Good morning, all dear students. Today we will learn about the doctrine of lapse. कल की क्लास में हमने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन पढ़ लिया था कि जो वेलेस्ली था उसने जो डलहौजी था उसने एनेक्सेशन की पॉलिसी अपनाई थी। उसके बाद उसकी एक और पॉलिसी थी, वो कौन सी थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब इसमें भी उसने क्या किया था, जो राजा जिनके खुद के संतान नहीं होती थी यानी जिनके उत्तराधिकारी नहीं होते थे, उसकी नीति क्या थी? उन राज्यों को वो अपने राज्यों में मिलाने की उसकी चाल थी। तो इस पॉलिसी का जो एडवांटेज उठाया था वो किसने उठाया था? डलहौजी ने उठाया। यानी जितने फ़ायदे डलहौजी ने उठाए अपनी अपॉर्चुनिटी की, उतने किसी ने भी नहीं उठाए। और ये जो फ़ायदे उठाए थे उसने पीसफुल तरीके से यानी शांतिपूर्ण तरीके से उठाए थे। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उस समय बहुत तेज़ गति से अपनी पावर को डोमिनेट किए हुई थी। यानी उसकी जो मेन ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी वो मेन थी। इससे कंक्लूज़न निकला कि उन्होंने भारतीय शासकों के साथ समझौते किए और उसने प्रॉमिस किया कि जो उनके उत्तराधिकारी होंगे उनको रिटर्न में क्या मिलेगा? कंसेशन मिलेगा। यानी अगर उनके राज्यों को ब्रिटिश राज्यों में मिला दिया जाएगा तो हिंदू राजाओं के जो उत्तराधिकारी होगा उनको कंसेशन मिलेंगे। और ये जो एग्रीमेंट था वो किसके फेवर में था? ब्रिटिशों के फेवर में था। डलहौजी ने क्या किया? अपनी ज़्यादा मांग की, इवन मोर पावर, यानी अपनी मांग को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने और ज़्यादा मांग की कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, यानी जिसका कोई बेटा ना हो, है ना, मतलब कोई मेल जो उत्तराधिकारी ना हो, तो वो एक बेटे को गोद ले सकते हैं। ये हिंदू परंपरा के अनुसार था। लेकिन अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि हिंदू रूलर, जो हिंदू शासक था, उसने होल्डिंग हिज स्टेट सबॉर्डिनेट टू द पैरामाउंट पावर, कि उसने अपनी स्टेट्स को पैरामाउंट पावर के अंडर में कर रखा था। यानी जो सर्वशक्ति ताकत थी उसके अंडर में अपनी स्टेट्स को किया हो था। क्या वो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए या अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए एक बेटा गोद ले सकते थे? ये कस्टमरी था, यानी ये परंपरा चली आ रही थी कि विदाउट अ नेचुरल हेयर टू आस्क द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि अगर उनके पास अपना खुद का बेटा नहीं है तो उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये पूछना पड़ेगा। ही कुड अडॉप्ट ए सन टू सक्सीड हिम, कि वो बेटा गोद लें या नहीं लें। अकॉर्डिंग टू डलहौजी के अकॉर्डिंग अगर इस परमिशन को मना कर दिया जाता है तो उस राज्य को हड़प लिया जाएगा। लैप्स यानी उस राज्य को हड़प लिया जाएगा और वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन जाएगा। डलहौजी ने मेंटेन किया कि जो प्रिंसिपल बिटवीन द राइट टू इनहेरिटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड राइट टू गवर्न, कि जो राइट है यानी उत्तराधिकार का जो अधिकार है, यानी हमारी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी पर जो उत्तराधिकारी हैं और जो सरकार को चलाने का जो अधिकार है, उन दोनों में डिफरेंस है। यानी उत्तराधिकारी तो राजा अपने बच्चों को बनाएंगे, लेकिन सरकार कौन चलाएगा? वो ब्रिटिश चलाएंगे। तो इस प्रिंसिपल को क्या कहा गया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी राज्य हड़प की नीति। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था ये डलहौजी के द्वारा सतारा में अप्लाई की गई और सतारा को 1848 में हड़प लिया गया। उसके बाद 1854 में झांसी और नागपुर को। इसका क्या परिणाम निकला कि जो बहुत बड़े सेंट्रल प्रोविंसेस के जो पार्ट थे वो किसके अंडर में आ गए? वो ब्रिटिश रूल के अंडर में आ गए। अब जो न्यू प्रोविंसेस थे वो चीफ कमिश्नर उस पर गवर्न करते थे यानी उसको चलाते थे। जो चीफ कमिश्नर होते थे, यानी 1861 में न्यू प्रोविंसेस को यानी नए प्रांतों को भी कमिश्नर के अंडर में ला दिया गया। और वो कमिश्नर कौन से होते थे? वो ब्रिटिश कमिश्नर ही होते थे। हालांकि जो राज्य हड़प की नीति थी वो लीगल नहीं, इलीगल थी, है ना, कैन नॉट बी रिगार्डेड एज इलीगल, उसे हम इलीगल नहीं कह सकते, लेकिन जो उसके तरीके जो इंडियन जो राजकुमार थे, भारतीय राजकुमार, उनको वो पसंद नहीं आए थे। सतारा को, झांसी को, नागपुर को
जब हड़पा उसने डलहौजी ने, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ब्रिटिशों ने ही उठाया और डलहौजी को ब्लेम भी किया गया इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए। यानी ये जो नीति अपनाई थी, बाद में इसको ब्लेम भी किया गया क्योंकि इसने इसको एनेक्सेशन की पॉलिसी बढ़ाने के लिए सब की थी। बाद में 1857 का जो युद्ध होता है उसमें इस पॉलिसी को विथड्रॉ कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। अब है कि अवध का जो विलय हुआ था, विलय यानी जो हड़प लिया गया था, वो अवध के स्टेट के साथ जो ब्रिटिश के रिलेशन थे वो इलाहाबाद के समझौते के साथ वापस कर दिए गए। वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर बहुत सारे ऐसे गवर्नर जनरल आए जिन्होंने अवध के नवाब को अपने प्रशासन को सुधारने के लिए एडवाइस दी, लेकिन अवध के नवाब ने ये मिसरूल कंटिन्यू किया, यानी उसके नवाब जो उसके शासन में ये लगातार चलता ही रहा, क्योंकि नवाब को ये अनुमान था कि ये कल्पना करता था कि वो उसके राज्य को नहीं हड़पेंगे। किसके राज्य को? अवध के राज्य को, क्योंकि जो अवध का जो नवाब है वो उनका लॉयल है ना, वफादार है। इन 1851 में विलियम सलेमान जो लखनऊ का रेजिडेंट था, उसने रिपोर्ट की किसके बारे में? ह्यूमन माइजरी, यानी जो इंडिया के जो लोग हैं उनकी बदहाली और उनकी लापरवाही का उसने वर्णन किया। लेकिन जो सलीमान था वो एनेक्सेशन की पॉलिसी के अगेंस्ट था, यानी डलहौजी ने जो अवध में जो पॉलिसी अपनाई थी राज्य हड़पने की, उसकी वो अगेंस्ट था। जब उसने इस सिचुएशन का सर्वे किया अवध में, तो डलहौजी ने इसको 1856 में एनेक्स्ट कर लिया, यानी हड़प लिया, और नवाब वाजिद अली को 12 लाख रुपए की पेंशन देने को कहा। अब जो ये टेरिटरी थी, एनेक्स टेरिटरी, ये किसके कंट्रोल में आ गई? चीफ कमिश्नर के कंट्रोल में आ गई। डलहौजी ने जो अवध का राज्य को अपने राज्य में मिलाया था, ये उसका आखिरी राज्य था जो उसने अपने राज्य में मिलाया, और ये उसके लिए एक पॉलिटिकल खतरा भी था। उसने एक पॉलिटिकल खतरा यानी एक राजनीतिक खतरा उसके लिए पैदा कर दिया था, क्योंकि इस हड़प नीति से जो मुस्लिम लोग थे वो नाराज़ हो गए थे। और सबसे ज़्यादा जो डेंजरस इफेक्ट पड़ा था वो किस पर पड़ा था? ब्रिटिश आर्मी पर, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी में बहुत सारे इंडियन सैनिक थे जो अवध से आए थे। जब अवध से ही उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया, तो वहाँ के जो लोग थे वो नाराज़ हो गए। उन्होंने एक स्पेशल पोजीशन ले रखी थी जब अवध का उन्होंने विलय नहीं किया था, यानी अपने राज्य में अवध को नहीं मिलाया था, तो उससे पहले उनकी एक स्पेशल पोजीशन थी। अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट दे वर ट्रीटेड एज इक्वल विद द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर उन्हें इक्वल ट्रीट किया जाता, यानी उनके समान उनको सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार किया जाता था। दिस वॉज ए लॉस ऑफ प्रेस्टीज फॉर देम। लेकिन जब उन्होंने अवध को अपने अंडर में कर लिया तो उनकी जो प्रेस्टीज थी, जो प्रतिष्ठा थी, वो ख़त्म हो गई। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1857 का जो युद्ध हुआ था उसमें इस अवध के राज्य का जो मिलाया गया था उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। यानी 1857 के युद्ध में अवध के हड़पने का बहुत बड़ा योगदान दिया गया, यानी अवध ने बहुत बड़ा उसमें हेल्प की थी। अब है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कि हमारे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यानी प्रशासनिक सुधार किसने किए थे? तो देखो, डलहौजी के बाद कॉर्नवालिस आता है। कॉर्नवालिस ने बहुत से सुधार किए। सबसे जो पहला उसका सबसे बड़ा जो काम था वो था कि सिविल सर्विसेज को सुधारना। उसने सिविल सर्विस में उन लोगों को ही नौकरी देना स्वीकार किया जो कैपेबल थे और जो ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट थे। उसका एम था इकोनॉमिक सिंप्लीफिकेशन ऑन प्योरिटी, यानी आर्थिक सरलीकरण और शुद्धिकरण, यानी हर तरह जो हो सब कुछ आसान हो, सरल हो और अच्छा हो। उसने देखा जो कंपनी के जो लोग हैं वो अंडरपेड यानी कि उनको बहुत कम सैलरी दी जाती है, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, खुद हाई कमीशन पर काम करते हैं।
ठीक है। और इसके अलावा वो और भी अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड करते हैं, किसके नाम पर, रिलेटिव्स के नाम पर और फ्रेंड्स के नाम पर। यानी कि जो ट्रेड है वो उनके खुद के हैं, लेकिन वो दूसरे लोगों के नाम पर खुद फ़ायदा करते हैं अपना। कॉर्नवालिस का जो मेन एम था वो था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, और उसने जो विशियस सिस्टम थे, विशियस सिस्टम क्या होते हैं, जो शातिर तरीके से, है ना, जो अपनाया गया था उस सिस्टम को, उसको अबॉलिश किया, क्योंकि जो लोगों को तो उस कम सैलरी देते थे और ख़ुद ज़्यादा लाभ कमाते थे। तो इस तरह से कॉर्नवालिस ने इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया। उसने कंपनी के डायरेक्टर्स को मना लिया कि वो कंपनी के सर्वेंट को अच्छी सैलरी दें और ख़ुद को कमर्शियल और करप्ट एक्टिविटीज़ से फ्री रखें। कॉर्नवालिस ने एक पॉलिसी और इनॉग्रेट की, जो किसके बेस पर थी, मेरिट के बेस पर थी। इंडियन सर्विसेज में जब लोगों को काम मिलेगा तो वो मेरिट के बेस पर ही मिलेगा, मेरिट के बेस पर यानी उनकी खुद की काबिलियत पर। एक्स्ट्रा खर्चों को यानी फिजूल खर्ची को ख़त्म करने के लिए उसने जो एक्स्ट्रा पोस्ट थी वो भी ख़त्म कर दी। और जो दूसरा जो रिफॉर्म था, और भी बहुत सारे सुधार किए थे कॉर्नवालिस ने, वो कौन से थे वो देखते हैं हम। इंट्रोड्यूस वाज द सेपरेशन ऑफ 3 ब्रांचेज ऑफ सर्विस, यानी उसने सर्विस की जो 3 ब्रांचेस थी उनको भी सेपरेट कर दिया, जैसे इनके नाम कमर्शियल, जुडिशियल और रेवेन्यू। कलेक्टर्स किंग पिन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिप्राइव्ड ऑफ जुडिशियल पावर, यानी जो कलेक्टर्स थे, जो किंग थे, वो अपनी न्यायिक शक्तियों से वंचित थे, यानी उनको कोई शक्तियाँ प्राप्त ही नहीं थी। बाद में इस वर्ग को उनको केवल रेवेन्यू कलेक्शन का काम दिया जाता था, यानी उनको कोई पावर्स नहीं थे। लेकिन जो कॉर्नवालिस जब आया तो उसने प्रशासन में सुधार किए। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।